हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर पर। ये क्वेश्चन पेपर कानपुर विश्वविद्यालय का है, जो कि OMR सीट द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जो कानपुर विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा। और जिन छात्र छात्राओं का इस बार फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, यानी जिनके एग्ज़ाम में MCQ टाइप प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे वो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 75 प्रश्न को आप लोग को हल करना था। यानी OMR सीट पर 75 प्रश्न के आंसर ही आपको देने थे। NEP के अंतर्गत ये पेपर संचालित हुआ है, और NEP के अंतर्गत जो पेपर टाइटल है फोर्थ सेमेस्टर में केमिस्ट्री का, वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे पास जो ये क्वेश्चन पेपर आया है दोस्तों, वो बुकलेट सीरीज C का आया है। आप सभी के क्वेश्चन के जो बुकलेट सीरीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। किसी का A होगा, किसी का B या C D हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सभी विश्वविद्यालय, यानी कि आप कानपुर विश्वविद्यालय के हैं तो ये आंसर की आप सबके लिए सफिशियंट होगी। बुकलेट सीरीज़ अलग अलग रहती है, लेकिन प्रश्न आपके सेम ही होते हैं। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। पहला प्रश्न देखिए, जो कि पूछा गया है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या दिखाती है? क्या ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल दिखाती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल दिखाती है, या ऑप्शन C कह रहा है कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस, या न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो शो करती है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल शो करती है। ओके, ऑप्शन नंबर C इसमें आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया है, द इक्वेशन del x इंटू del p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π रिप्रेजेंट। ये इक्वेशन दिया गया है और पूछा गया कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्वेशन क्या डी ब्रॉगली का इक्वेशन शो करता है, या फिर हाइगेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या बाउ प्रिंसिपल, या फिर हुंड का नियम। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन दिया गया है ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। ओके, ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा गया है, एक गामा रे फोटॉन हैज़ ए वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ क्या दिया गया है 4.5 इंटू 10⁻13 मीटर। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट मास। इसमें आपसे पूछा गया है इसका जो अनुमानित द्रव्यमान है वो क्या होगा। तो इसका जो अनुमानित द्रव्यमान है दोस्तों वो होगा 4.9 इंटू 10⁻13 kg। ओके, ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर है 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N++, यानी कि एटॉमिक नंबर निकल दिया गया है। निकल का एटॉमिक नंबर कितना है 28 है, और इसमें पूछा गया है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है दोस्तों वो 2 है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, या हाइड्रोजन आयन है, या पॉजिट्रॉन है। तो दोस्तों जो अल्फा जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये बीटा पार्टिकल है। क्या है? ये बीटा कण है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सत्यापित की गई है। प्लांक के द्वारा सत्यापित की गई थी, या बोर के द्वारा, या फिर रदरफोर्ड के द्वारा, या डेविसन और जर्मर के द्वारा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति जो सत्यापित की गई थी वो डेविसन और जर्म के द्वारा या जर्मर के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन D में आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया था द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी B, वेलोसिटी C एंड वेव नंबर इस। ठीक है, यानी कि रिलेशन पूछा गया था आवृत्ति, गति तथा तरंग में क्या संबंध है। तो इसमें जो संबंध है दोस्तों वो है, क्या दिया गया है इसमें B = CV बार। ओके, ऑप्शन नंबर C में आपका करेक्ट आंसर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। निम्न में से कौन सा डी ब्रॉगली समीकरण है।
तो डी ब्रॉगली का समीकरण कौन सा है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी म्यू। ओके, ये आपका डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया था अकॉर्डिंग टू स्टीफन फोर्थ पावर लॉ, स्टीफन के चतुर्थ घातीय नियम के अनुसार क्या होना चाहिए। तो स्टीफन के चतुर्थ घातीय नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ओके, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था जिसमें पूछा गया कि बोर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की ऊर्जा क्या है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बोर की ऊर्जा है दोस्तों वो है -13.6 eV। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ रे विथ द वेवलेंथ इन अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ, यानी कि दृश्य प्रकाश से किरणों की तरंग दैर्घ्य लगभग बराबर होती है। तो किरणों की जो तरंग दैर्घ्य बराबर होती है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम तक। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये आपको घुमाने के लिए दे दिया गया है कि 4000 nm टू 7000 नैनोमीटर में दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें नैनोमीटर में नहीं होगा, हमेशा क्या आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है जिसमें पूछा गया है किरचॉफ्स लॉ इज, किरचॉफ का नियम है। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है, ई एस अपान ए एस इक्वल टू ई एस। ओके, ई बी, ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ये किरचॉफ का नियम है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n इक्वल टू 4। ठीक है, n बराबर 4 में कक्षकों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो कक्षक की संख्या है दोस्तों वो 16 है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंड इज ए आइसो इलेक्ट्रिक विथ CO। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन CO के आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये पूछा गया है। तो CO के जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों वो है CN इनवर्स। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और जो भी छात्र छात्राएँ अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, हु सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसने सफलतापूर्वक प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की है। आपके ऑप्शन दिए गए थे बोर, मैक्सवेल, आइंस्टीन या फिर प्लांक। तो किसके द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन के द्वारा। ओके, आइंस्टीन ने सफलतापूर्वक विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों मॉलिक्यूल व्हिच इज IR एक्टिव इज, इसमें से IR सक्रिय मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं ये पूछा गया था। पहला ऑप्शन है आपका HCl, ऑप्शन नंबर बी है F2, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए IR एक्टिव नहीं होंगे, इसमें HCl जो है ये IR सक्रिय मॉलिक्यूल है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर प्रश्न का देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें दिया गया है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या है, एब्जॉर्प्शन है, इमिशन है, या फिर एब्जॉर्प्टिव है, या फिर रिफ्लेक्शन है। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिद्धांत है वो क्या है, वो अवशोषण है। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। करेक्ट आंसर 17 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया था कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण की SI यूनिट क्या है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की जो SI यूनिट है वो है कूलाम मीटर। क्या है दोस्तों, कूलाम मीटर। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है जिसमें पूछा गया था एमंग द फॉलोइंग विच मैक्सिमम स्ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि सापेक्ष खिंचाव आकृति निम्न में से सर्वाधिक किस्में हैं। तो सर्वाधिक किस्में दोस्तों ये है कार्बन और फ्लोराइड के बीच।
19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसमें पोलराइजेशन हाई होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई होगी। ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मोस्ट डाउन फील्ड सिग्नल इज ऑब्जर्व फॉर, सर्वाधिक डाउन फील्ड सिग्नल किसके लिए प्रेषित होता है, तो डाउन फील्ड सिग्नल जो प्रेषित होता है वो मेथिल फ्लोराइड के लिए, ठीक है, मेथिल फ्लोराइड का सबसे जो डाउन फील्ड सिग्नल होगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें पूछा गया है, हाउ मनी NMR सिग्नल डू यू एक्सपेक्ट इन 3 हेक्सेन, यानी 3 हेक्साइन के कितने NMR सिग्नल प्राप्त हो सकते हैं। तो 3 हेक्साइन के जो NMR सिग्नल की संख्या है दोस्तों वो कितनी है, वो 2 है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मनी सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रा ऑफ एथिल एल्कोहल विल बी ऑब्टेन्ड, यानी कि एथिल एल्कोहल के NMR स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल मिलेंगे, 1 सिग्नल मिलेगा या फिर 2 सिग्नल मिलेगा या फिर 3 या फिर 4। तो एथिल एल्कोहल के NMR स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल की संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 3 है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें पूछा गया है, द फिंगरप्रिंट रीजन इन IR स्पेक्ट्रम इज, IR स्पेक्ट्रम में फिंगरप्रिंट क्षेत्र पूछा गया था। तो IR स्पेक्ट्रम में जो फिंगरप्रिंट रीजन है दोस्तों वो 800 से लेकर के 1400 सेंटीमीटर तक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें पूछा गया था, TMS इज यूज टू रेफरेंस स्टैंडर्ड इन वंस ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी TMS का निम्न में से एक में संदर्भ यौगिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है दोस्तों, ये NMR के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर द फॉर्म ऑफ, वैद्युत चुंबकीय तरंग निम्न में से किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है, ऊष्मा का रूप है या फिर कार्य का रूप है। तो इनमें से जो सही आंसर आपका है वो है ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो ऊर्जा का रूप है, एनर्जी। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी एक्साइबिट स्प्लिटिंग ऑफ PMR सिग्नल, PMR सिग्नल का विभाजन इनमें से किस यौगिक में नहीं होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि PMR सिग्नल का विभाजन किस यौगिक में नहीं होगा। तो पहला दिया गया है टालुइन, N-ब्यूटेन, एथिल फॉर्मेट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी, 1,2-डाइक्लोरोइथेन में PMR सिग्नल का निर्धारण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, IR एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर कीटोन्स दिया गया है, कीटोन्स ग्रुप इज, ठीक है, यानी कीटोन्स समूह की IR अवशोषण तीव्रता कितनी है। तो IR अवशोषण तीव्रता जो है दोस्तों वो 1800 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1728। ओके, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें पूछा गया था, इन PMR स्पेक्ट्रम कंपाउंड CH3O C2H5, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि CH3O C2H5 के PMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल की संख्या क्या होगी। तो इसमें जो सिग्नल की संख्या आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, वो 3 आएगी। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट नॉट यूज इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस विलायक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका D2O का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉर CH3Cl मॉलिक्यूल, यानी मेथिल क्लोराइड मॉलिक्यूल के लिए संभावित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होगा। तो इसके लिए जो संभावित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होगा दोस्तों वो होगा N सिग्मा स्टार। ओके, ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स
डज नॉट हैव एनी नोडल प्लेन, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल है जिसके पास नोडल प्लेन नहीं है? तो 1s के पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, द ब्लैक बॉडी इमिट, यानी कि कृष्ण का विकिरण उत्सर्जित क्या करती है? लाइन स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करती है, या फिर बैंड स्पेक्ट्रम, मिक्स स्पेक्ट्रम, या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम? तो सतत स्पेक्ट्रम उत्पन्न करती है। ब्लैक बॉडी इमिट्स कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है उसका जो नियम है वो लागू होना चाहिए क्रिकेट बॉल पर, फुटबॉल पर, हवाई जहाज़ पर, या इलेक्ट्रॉन पर? तो ये किस पर लागू होता है? एन इलेक्ट्रॉन पर ये लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 था जिसमें पूछा गया था, विच ऑफ द सबसेल हैज़ डम्बल सेल्फ, यानी कि डम्बलाकार आकृति वाला कक्षक इनमें से कौन सा है? तो डम्बलाकार आकृति का जो कक्षक है दोस्तों वो है और कौन सा? डी। इनमें से डी कक्षक जो है वो डम्बलाकार आकृति वाला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 था जिसमें पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ एम वैल्यू फॉर एल इक्वल टू 3 इज, यानी एल बराबर 3 के लिए एम का कुल मान कितना है? तो एम का जो मान आएगा इसमें वो कितना आएगा? 7। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36 है जिसमें पूछा गया है, द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 300 nm इज, यानी कि 300 nm तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के फोटॉन की कुल ऊर्जा कितनी है? तो इसकी जो कुल ऊर्जा है दोस्तों वो है 3.63 × 10⁻19। ओके, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, निम्न में से किस अणु कक्षक की ऊर्जा अधिकतम है? तो ऊर्जा किसकी अधिकतम है? सिग्मा जेड पी जेड। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा टू पी जेड। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 38 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, यानी श्रोडिंगर समय स्वतंत्र समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसको क्या लिखा जाता है? एच साई इक्वल टू ई साई लिखा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है जिसमें पूछा गया है, इन द इक्वेशन पी स्क्वायर अल्फा साई स्क्वायर डी टाउ, पी स्टैंड फॉर, यानी समीकरण दिया गया है जिनमें बताना है कि पी का अर्थ क्या है। तो इस समीकरण में पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ मोमेंटम से है। पी का अर्थ किससे है? मोमेंटम से है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है जिसमें पूछा गया था कि वेवलेंथ ऑफ यूवी रीजन इन मीटर्स इज, पराबैंगनी क्षेत्र की जो मीटर में तरंग दैर्ध्य है वो कितनी होगी? तो पराबैंगनी क्षेत्र में मीटर की जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी होगी? 10⁻⁸। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है जिसमें पूछा गया है, रमन लाइन ऑन द लोअर फ्रीक्वेंसी साइड आर कॉल्ड, यानी कि निम्नतर आवृत्ति की ओर जाने वाली रमन रेखाएं क्या कहलाती हैं? स्टोक्स कहलाती हैं, प्रति स्टोक कहलाती हैं, रेले, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नतर आवृत्ति की ओर जाने वाली जो रमन रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? वो स्टोक लाइन कहलाती हैं। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें पूछा गया है कि द लैम्प सोर्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज, पराबैंगनी विकिरणों के लिए लैंप का स्रोत क्या होता है? हाइड्रोजन लैंप होता है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप होता है, टंगस्टन लैंप होता है, या फिर टंगस्टन फिलामेंट लैंप? तो पराबैंगनी विकिरणों के लिए जो लैंप का स्रोत होता है वो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप होता है। ऑप्शन 20 में आपका सही आंसर है 42 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43 है जिसमें पूछा गया था, इन विच वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज 2.5 माइक्रोन देन द कॉरस्पॉन्डिंग वेव नंबर
वुड बी इक्वल टू, यदि किसी विकिरण की तरंगदैर्घ्य 2.5 माइक्रोन है तो उसकी सतत तरंग संख्या कितनी होगी। तो इसकी जो सतत तरंग संख्या है वो 4000 सेंटीमीटर्स में आएगी। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 44 है जिसमें पूछा गया है द इनर्शियल एनर्जी, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, एक अणु की आंतरिक ऊर्जा होती है। तो एक अणु की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है। एक अणु की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल ये सभी होती है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ एबव। ओके, चले आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 45 है जिसमें पूछा गया था द फॉलोइंग विल नॉट गिव प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, निम्नलिखित अणुओं में विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देता है, विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं देता ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है H2O, ऑप्शन बी है CO2, HCl और N2O। तो इनमें से दोस्तों H2O देता है, HCl देता है, N2O देता है, लेकिन CO2 जो है ये नहीं देता है। ओके, ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें पूछा गया है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, किसी द्विपरमाणु अणु का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो क्या होता है। तो किसी भी जड़त्व आघूर्ण का, किसी भी द्विपरमाणु अणु का जो जड़त्व आघूर्ण होता है दोस्तों वो होता है I इक्वल टू M1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर होता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें था पूछा गया था व्हिच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो रोटेशनल स्पेक्ट्रम, निम्नलिखित में से कौन सा घूर्णन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है, HCl, CH3Cl, NH3 या उपरोक्त सभी। तो 47 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से HCl केवल पेवर यानी कि ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम शो करता है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 48 है जिसमें पूछा गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, विभिन्न ऊर्जाओं का सही क्रम क्या है। तो इन विभिन्न ऊर्जाओं का जो सही क्रम पूछा गया है तो इनमें जो सही ऊर्जा होगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा E यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ट्रांजिशन व्हिच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, निम्न में से किस यौगिक संकरण के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इनमें से अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता पूछी गई है दोस्तों। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार में सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है जिसमें पूछा गया बाथोक्रोमिक शिफ्ट इज टूवर्ड्स, बाथोक्रोमिक शिफ्ट किसकी ओर अधिक होता है। तो ये बाथोक्रोमिक शिफ्ट टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ यानी कि माफ कीजिएगा लॉन्गर वेवलेंथ, यहाँ पर अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर होता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 51 है जिसमें पूछा गया था द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन, यानी कि काल्पनिक आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, बल नियतांक पर यानी फोर्स कांस्टेंट पर, रेड्यूसेस मास पर, डाइपोल पर मोमेंट पर या फिर ऑल ऑफ एबव। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन फोर्स कांस्टेंट, रेड्यूसेस मास, डाइपोल मोमेंट। ओके, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है जिसमें पूछा गया है वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर CO मॉलिक्यूल, CO मॉलिक्यूल का क्या पूछा गया है। CO अणु के लिए दौलत नामक स्वतंत्रता की कोटि पूछी गई है किसका, CO का। तो CO की जो स्वतंत्रता की कोटि आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1। ठीक है, तो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है क्या दिया गया है, 3n-1। ओके, अब इस पर 2 फार्मूले हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। किसी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3n-5।
ओके। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या है 3n-6। तो CO क्या है एक प्रकार का लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इसका हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, n का मान रख देंगे तो n का मान कितना है दोस्तों यहाँ पर 3-5, यानी कि 3 3 6 -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा इज, एक द्विपरमाणुक दृढ़ अणु के लिए घूर्णन संक्रमण के लिए चयन का नियम। तो चयन का नियम क्या है डेल जे इक्वल टू +-1। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर था। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जितने भी छात्र छात्राएं हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर हो जाए, यानी कि जैसे ही आपका पेपर हो जाए, आप सभी लोग हमारे नंबर पर जल्द से जल्द पेपर भेज दिया करिए ताकि इसको सॉल्व कराया जा सके। क्वेश्चन नंबर 54 आपका है टाई एटॉमिक मॉलिक्यूल H2O हैज़ द नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन। एक त्रिपरमाणुक अणु यानी H2O में दोलत्र के प्रकार की संख्या कितनी है। तो दोलत्र के प्रकार की जो संख्या है दोस्तों इसमें कितनी है 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का माफ कीजिएगा 54 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्योंकि H2O में जो दोलत्र के प्रकार की संख्या है वो कितनी है वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जिसमें पूछा गया है कि ऑप्टिकल डेंसिटी इज आल्सो नोन एज, प्रकाशिक घनत्व को किस और रूप में जाना जाता है, एब्जॉर्प्शन या फिर ट्रांसमिटेंस या फिर रेडिएशन एनर्जी या रेडिएंट पावर। ठीक है, यानी अवशोषण, संचारण या विकिरण ऊर्जा या फिर विकिरण शक्ति। तो प्रकाशिक घनत्व को दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है, इसको अवशोषण के रूप में जाना जाता है, अब्जॉर्प्शन के रूप में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, जिसमें पूछ लिया गया है द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ CO2R। IR स्पेक्ट्रम में CO2 की मौलिक कंपन आवृत्ति कितनी है। तो उसमें जो मौलिक कंपन आवृत्ति है दोस्तों वो 4 है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्सिबिट IR स्पेक्ट्रम, निम्नलिखित में से कौन सा औरत स्पेक्ट्रम नहीं प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं HCl, H2O, माफ कीजिएगा H2, N2O और CH4। तो इनमें से H2 जो है ये IR स्पेक्ट्रम नहीं प्रदर्शित करता। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, जिसमें पूछा गया है द CH वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्केन्स इज, एल्केन की CH कंपन आवृत्ति कितनी है। तो इसमें जो आवृत्ति है वो कितनी होगी 350। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था, जिसमें पूछा गया है कि ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस वेरी मच फास्टर देन न्यूक्लियाई कैन रिप्रेजेंट दिस इज नोन एज। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए समय के दौरान नाभिक चाल जो होती है वो नगण्य होती है या कहलाता है लैम्बर्ट लॉ कहलाता है, या फिर फ्रैंक कंडेंसेशन प्रिंसिपल, या बॉर्न ओपनहीमर प्रिंसिपल, या फिर हुक्स लॉ। तो ये क्या कहलाता है, ये फ्रैंक कंडेंसेशन प्रिंसिपल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिसमें पूछा गया है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एनी मॉलिक्यूल हैविंग एन एटम इज, एक बहुपरमाणुक आरेखीय अणु के लिए जिसमें n परमाणु हैं जो कि वो दोलनात्मक स्वतंत्रता की कोटि की संख्या इसमें पूछी गई है। ठीक है, यानी कि बहुपरमाणु के लिए कितना होगा, तो ये बहुपरमाणु की बात हो रही है, यहाँ पर लीनियर और नॉन लीनियर की बात हो रही है। तो लीनियर के लिए 3n-5 होगा और नॉन लीनियर के लिए क्या होगा 3n-6। तो बहुपरमाणु आरेख के लिए पूछा गया है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें पूछा गया था द फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइज इन। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त आवृत्ति मिलती है दृश्य क्षेत्र में, परावैंगनी क्षेत्र में, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो प्रयुक्त आवृत्ति मिलती है वो रेडियो आवृत्ति क्षेत्र से मिलती है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज से। ऑप्शन सी में आपका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 62 है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशनल मोड ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज रमन एक्टिव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपन मोड CO2 अणु में रमन सक्रिय है। पहला दिया गया है आपका मुड़ाव यानी कि बेंडिंग, ऑप्शन बी दिया गया है सिमेट्रिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों असिमेट्रिक स्ट्रेनिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ अबव। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असममित खिंचाव। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है जिसमें पूछ लिया गया था कंपन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम में निम्न शाखाएं उपस्थित हैं। द वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच आर ऑब्टेन्ड PQR। ओके, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है जिसमें पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ए रेडिएशन विथ मिनिमम वेवलेंथ इज, यानी कि निम्न में से कौन सा विकिरण अल्पतम तरंग दैर्ध्य वाला होता है। तो इसमें से गामा रेस अल्पतम तरंग दैर्ध्य का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 64 का। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है जिसमें पूछा गया वेव नंबर इज डिफाइंड है तरंग संख्या को परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है 1/वेवलेंथ यानी 1/लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है तरंग संख्या को, या इक्वल टू वेवलेंथ या वेवलेंथ इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि लैम्डा इक्वल टू सी, या फिर लैम्डा अपान सी। तो तरंग संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है 1/लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। सो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/वेवलेंथ। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ विच टाइप्स ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम, निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, घूर्णात्मक रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल या इलेक्ट्रॉनिक या फिर ट्रांसलेशनल। तो इनमें से अधिक पूछा गया है तो अधिक किसका होगा इलेक्ट्रॉनिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सबसे अधिक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें है which one of the following transition is allowed transition, निम्न में से कौन सा संक्रमण को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन पूछा गया कौन सा संक्रमण उत्पन्न करता है, तो ये सभी संक्रमण उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी ऑल ऑफ अबव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है जिसमें पूछा गया था which not क्रोमोफोर इज इन द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा क्रोमोफोर नहीं है। तो क्रोमोफोर NH2 जो है ये क्रोमोफोर नहीं है, बाकी सभी क्रोमोफोर है, ये आपका ऑक्सोक्रोम है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है जिसमें पूछा गया था UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसी एक का UV स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया क्रोमोफोरिक ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप, ओनली अनसैचुरेशन यानी अनसंतृप्त, या ओनली ऑक्सोक्रोम। तो इनमें से सही आंसर फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो क्रोमोफोरिक समूह होना चाहिए। फिलहाल बहुत सारे छात्र छात्राएँ कोई यानी कि एनी फंक्शनल ग्रुप पर लगाए हैं, अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्रोमोफोरिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया है कि N टेंस टू यानी कि पाई स्टार एब्जॉर्प्शन डिसअपियर्ड, N अवशोषण निम्न में से अदृश्य हो जाता है। ये जो सेशन है वो एसिडिक माध्यम में होता है या फिर बेसिक माध्यम में होता है या फिर उदासीन या फिर गैसीय। तो इसमें से आपका सही आंसर ऑप्शन ए ये अम्लीय यानी एसिडिक माध्यम में होता है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 71 आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट सिग्मा वैल्यू, निम्नलिखित में से किसी यौगिक के पास जो सिग्मा मान है वो अधिकतम है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है बेंजीन, फिर नेप्थासीन या फिर नेप्थलीन या साइक्लोहेक्सीन। तो इनमें से जो सिग्मा का सबसे अधिकतम मान है वो नेप्थासीन का होगा। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा एक सही संबंध नहीं है। पहला है ए इक्वल टू एलिमेंट Cl। ठीक है, तो इसका तो फिलहाल मुझे कंप्लीट नहीं पता, लेकिन ये आपका करेक्ट है। इसमें जो गलत है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, क्योंकि जो लैम्बर्ट लॉ होता है, ठीक है, उसका जो मान है वो है ए इक्वल टू लॉग आई अपान आई नॉट। ऑप्शन सी इसमें दिया गया है ए इक्वल टू लॉग आई नॉट अपान आई। ठीक है,
तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट ये हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, ये सही रिलेशन नहीं है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सोक्रोम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सोक्रोम है। तो इनमें से ऑक्सोक्रोम कौन सा है, N2R। N2R जो है ये आपका ऑक्सोक्रोम है, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। N2R जो है ये ऑक्सोक्रोम है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जिसमें पूछा गया है हाउ मनी क्रोमोजन या क्रोमोफोर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कलर इन वन क्रोमोजन। क्रोमोजन में रंग उत्पन्न करने के लिए कितने क्रोमोफोर की आवश्यकता होती है, तो कितने, एक से अधिक क्रोमोफोर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिसमें पूछा गया था व्हेन द एनर्जी इज री इमिटेड एज ए रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ लॉन्गर देन रेडिएशन एब्जॉर्प्शन द फेनोमेना इज नोन एज। जब ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य उससे अधिक होती है, तब विकिरण जो शोषित होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है। इस घटना को री इमिशन कहा जाता है, री एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, री एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पुनः उत्सर्जन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, जिसमें पूछा गया हाईएस्ट लैम्डा मैक्स इज कैलकुलेटेड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अधिकतम लैम्डा मैक्स का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मेथिल आयोडाइड का सबसे अधिकतम मान होगा, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिव्स माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। निम्नलिखित में से कौन सा अणु माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम देता है। तो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम कौन सा देता है भाई, तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HCl जो है ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम देता है। सो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, जिसमें पूछा गया था द कंपोनेंट ऑफ कन्वर्ट्स स्पेक्ट्रिकल रेडिएशन इन सिग्नल एंड देन डिटेक्ट इट। वह उपकरण जो स्पेक्ट्रिकल विकिरण को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करके उसकी पहचान करता है, उसे क्या कहते हैं। उसे एनालाइजर कहते हैं, मॉड्यूलेटर कहते हैं, या फिर डिटेक्टर कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है डिटेक्टर। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 था, जिसमें पूछा गया है कि द वेव नंबर ऑफ 400 ठीक है सेंटीमीटर इनवर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा। तरंग संख्या दिया गया है, जिसमें तरंग के समकक्ष पूछा गया है। तो इसमें जो अगर 400 का निकालते तो आता 0.0025, लेकिन 400 है तो यहाँ पर 10 और ऐड होगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर है, जिसका मान आएगा वो 2.5 माइक्रोन पर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज स्मॉलेस्ट रेडियस। निम्नलिखित आयनों में सबसे छोटी त्रिज्या किस आयन की है। तो सबसे छोटी त्रिज्या पूछी गई है, तो इसमें फ्लोराइड की सबसे छोटी त्रिज्या होगी, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, जिसमें पूछा गया है टेलुरिज्म इज द मेंबर ऑफ द ग्रुप, यानी कि टेलुरिज्म किस वर्ग का सदस्य है। तो ये किस वर्ग का सदस्य है, ये 16 यानी ग्रुप 16 का सदस्य है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 82 है, जिसमें पूछा गया है वेव नंबर इज शो बाय द फॉलोइंग सिंबल। वेव नंबर यानी तरंग फलन को निम्नलिखित द्वारा निरूपित किया जाता है। तो किससे निरूपित किया जाता है, साई से निरूपित किया जाता है, ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, जिसमें पूछा गया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज n=11 इच, यानी कि सोडियम दिया गया है, जिसमें आपको बताना था प्रभावी नाभिक आवेश। इसमें प्रभावी नाभिक आवेश की संख्या कितनी होगी। तो प्रभावी नाभिक आवेश की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, +2.2। ओके, ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, जिसमें पूछा गया है हु डिस्कवर्ड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास यानी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज किसने की थी। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी दोस्तों, जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत लोगों ने फ्रांसिस एस्टन को लगाया है, तो जे थॉमसन के शिष्य थे, इन्होंने बाद में योगदान दिया था, लेकिन खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 85 है जिसमें पूछा गया है कि ए मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट आयन बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में निम्न में से किस कारक के आधार पर आयनों को अलग किया जाता है। उनको द्रव्यमान के आधार पर, आवेश के आधार पर, या फिर मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर, या मास टू चेंज रेशियो के आधार पर। तो इनमें से जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान आवेश अनुपात के आधार पर। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में उनको द्रव्यमान आवेश अनुपात के आधार पर आयनों को अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 86 है जिसमें पूछा गया है एच इफेक्ट इज, तो इसे क्या कहते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट को कहते हैं, इसको इफेक्टिव फील्ड कहते हैं, नॉन इफेक्टिव फील्ड कहते हैं, या फिर शील्डिंग कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, प्रभावी क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, इफेक्टिव फील्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 87 जिसमें है इन व्हिच स्टेट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस अवस्था का इस्तेमाल होता है, ठोस, तरल, गैस या फिर प्लाज्मा। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैस का उपयोग किया जाता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी में गैस अवस्था का इस्तेमाल किया जाता है। सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है जिसने पूछा गया था द ऑर्बिटल डायग्राम इन व्हिच बोथ द पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड हुंस रूल आर वोलेटेड, यानी किस ऑर्बिटल आरेख में पाउली अपवर्जन एवं हुंड नियम का उल्लंघन हो रहा है। तो पहला ऑप्शन पहले देखें, यहाँ पर 2s और 2p दिया गया, तो यहाँ पर सारी चीज़ें फिल हैं। ऑप्शन बी है, इसमें भी अपोजिट स्पिन में दिया गया इलेक्ट्रॉन। सी आंसर देखिए इसमें अपोजिट स्पिन में नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन में होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ये उल्लंघन कर रहा है हुंस और पाउली दोनों के नियम का। क्वेश्चन नंबर 89 आपका है जिसमें पूछा गया था व्हाट विल बी एब्जॉर्प्शन ए इफ परसेंटेज ऑफ टी इक्वल टू 80, यानी कि यदि परसेंट टी इक्वल टू 80 है तो अवशोषकर्ता ए कितना होगा। तो ए का मान जो आएगा वो आएगा 0.097, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 90 है जिसमें पूछा गया है कि करेक्ट वैल्यू ऑफ एन एंड एल फॉर 2p ऑर्बिटल। 2p कक्षक के लिए n व l के सही मान क्या हैं। तो n बराबर 2 और l बराबर 1, यही सही मान है। 90 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 90 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है जिसमें पूछा गया था फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज। डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय आघूर्ण क्या है। तो कक्षक कोणीय आघूर्ण जो है वो √9h है, ठीक है, 6h है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 है जिसमें पूछा गया है इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री द रिलेटिव हाईएस्ट ऑफ द पीक पेरेंट पीक इज मैक्सिमम, यानी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री में पेरेंट पीक की सापेक्ष ऊंचाई निम्न में से किसमें अधिकतम होगी। पहला ऑप्शन दिया गया कीटोन, एमीन्स, एस्टर और एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा संदिग्ध है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। फिलहाल इस पर थोड़ा सा ये सस्पेंस है, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका एग्जैक्ट पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 आपका दिया गया दोस्तों, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न आपका 93 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें, जो कि पूछा गया क्रोमेटोग्राफी इज ए फिजिकल मेथड दैट इज यूज टू सेपरेट, यानी क्रोमेटोग्राफी एक भौतिक विधि है जिसका उपयोग किसके अलग करने के लिए किया जाता है। क्या अलग करने के लिए किया जाता है, सिंपल मिक्सचर, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर या फिर विस्कस मिक्सचर या फिर मेटल। तो इनमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार की भौतिक विधि है, इसका उपयोग हम जटिल मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है जिसमें पूछा गया है विच फोर्स इज इन्वॉल्व इन द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में कौन सा बल शामिल होता है,
हाइड्रोजन बल, लंदन फोर्स या फिर वैद्युत स्थितिक बंध यानी इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स या ऑल ऑफ एबव। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। क्रोमेटोग्राफी में हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन फोर्स, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स, ये ठीक ये सभी सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है जिसमें पूछा गया है द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, पतली परत क्रोमेटोग्राफी किन सिद्धांत पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, ये आधारित है दोस्तों ए और बी दोनों पर, यानी कि एब्जॉर्प्शन और पार्टीशन दोनों पर, यानी अवशोषण और वितरण दोनों के नियम पर यह आधारित है। सी आंसर आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है व्हिच टेक्निक इज आल्सो नोन एज कलर राइटिंग, किस तकनीकी को वर्ण लेखन के नाम से जानते हैं। तो किसको जानते हैं दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी को। क्रोमेटोग्राफी को वर्ण लेखन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया था एलयूएंट क्या है, व्हाट इज एलयूएंट, यानी कि एलयूएंट जिसे कहते हैं, व्हाट इज एलयूएंट, एलयूएंट क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया इट इज ए लिक्विड सोल्यूशन, ऑप्शन बी कह रहा है इट इज ए लिक्विड सोल्यूशन दैट इज द रिजल्ट फॉर एलयूएंट, या फिर स्टेशनरी फेज या नन ऑफ दीज। तो इनमें से 97 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए और बी दोनों मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये एक तरल विलयन भी है और एक प्रकार का ये तरल विलयन है जिसका उपयोग हम एलिमेंट के मिक्सचर को कंपाउंड करने के लिए करते हैं, यानी इसके मिक्सचर को क्या करते हैं, साफ़ करने के लिए उसको इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब डिपेंड ये है कि यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर मानती है। अगर विद्यार्थियों ने इन दोनों ऑप्शन पर टिक किया है तो फिलहाल इसका आंसर ये दोनों होना चाहिए। ओके, चले आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 98 है जिसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैरियर गैस के रूप में क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है जिसमें पूछा गया है पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज, पेपर क्रोमेटोग्राफी में अस्थायी प्रावस्था क्या है, ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो लिक्विड आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है यूनिट ऑफ आरएफ इज, आरएफ की इकाई पूछी गई है। यहाँ पर दिया गया सेंटीमीटर, डिग्री, मीटर या फिर नो यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई इकाई नहीं होगी। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा आपका। ओके, कुल मिलाकर के 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है। इसमें लगभग मुझे इस क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 प्रश्न मिले हैं जो कि सस्पेंस हैं, यानी कि ये पूरक प्रश्न के रूप में है और इन क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन का आंसर क्या मानती है। ठीक है, और आप सभी को किसी भी क्वेश्चन पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जो नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।